हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन एनसीईआरटी के रूप में कर रहे हैं और हम लोगों ने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग वैदिक युग का अध्ययन करेंगे। वैदिक युग आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में या यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका भी अध्ययन आप लोगों के बीच में हम लोग सार्वभौमिक रूप से करेंगे। इससे पहले आज की क्लास प्रारंभ हो, हम लोग अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और शेड्यूल आपको मिलता है। इसके अलावा लाइव टेस्ट मिलता है और क्विज मिलता है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस भी आप लोगों को प्रदान किया जाता है। आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मेरा नाम संजीव पांडे है। 8 साल से ज़्यादा इतिहास को विषय के रूप में पढ़ाने का अनुभव है और जीएस के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। एमए की शिक्षा मैंने इतिहास विषय से ग्रहण की है, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा 2011 और 2013 में 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं, 4 बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूं। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका लिंक। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो देश के बड़े बड़े मार्गदर्शक जैसे मृणाल पटेल जी का और रोमन सैनी जी का आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का पूरा कोर्स, मुख्य परीक्षा का पूरा कोर्स यानी पीटी प्लस मेंस, दोनों कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। इसके अलावा जो विशेष आपके लिए यहाँ पे है वो है एनसीईआरटी का अध्ययन, वो है जो यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पे करवाया जाता है। करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप कैसे तैयारी करें, आपकी रणनीति क्या हो, आपकी प्रैक्टिस क्या हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। और आंसर राइटिंग कैसे करें मुख्य परीक्षा में, यह भी आपको बताया जाता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस 2 तरीके का है, एक प्लस कोर्स का है, एक आइकॉनिक कोर्स का है। प्लस कोर्स के 1 महीने की फीस है 9,000 रुपये, प्लस कोर्स के 3 महीने की फीस है 22,500 रुपये, प्लस कोर्स के 6 महीने की फीस है 40,500 रुपये, प्लस कोर्स के 12 महीने की फीस है 49,500 रुपये। इसी तरीके से 24 महीने और 36 महीने की फी यहाँ पे दी हुई है। इसमें आप लोग अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शंस लेते समय प्लस कोर्स में हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 10% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। जिस तरीके से आपके 1 महीने की फी 9,000 रुपये थी, वह 10% लेस होकर 8100 हो जाएगी। 3 महीने की आपकी फी 22,500 थी, यह घट के 20,250 हो जाएगी। 6 महीने की फी 40,500 थी, यह घट के 36,450 हो जाएगी। और 12 महीने की फी आपकी कितनी थी, 49,500 थी, यह घट के 44,550 हो जाएगी। इसी तरीके से 24 महीने और 36 महीने में भी यही छूट आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं आइकॉनिक कोर्स की। तो ये बड़ा ही सार्वभौमिक कोर्स है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कोर्स है आप लोगों के बीच में। इसमें जो 12 महीने की फी है वो 69,500 है, 24 महीने की फी 1,07,000 है, 36 महीने का 1,41,000। इसमें भी सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
जिस प्रकार से आपके 12 महीने की फी 69,500 थी, वह 10% लेस होकर कितना हो जाएगी, 62,550। इसी तरीके से 24 महीने 36 महीने में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी, टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलेगी, इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने को मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल रहेगा, यहाँ पे पर्सनल कोच आपको मिलेगा, डेली पीटी और मेंस के प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, स्टडी प्लानर रहेगा, पर्सनल फीडबैक भी लिया जाएगा समय से। हम लोग ऑप्शनल के कोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो 1 महीने की फी है 5,000 रुपये, 6 महीने की आपकी फी है 22,500 रुपये और 12 महीने की आपकी फी है 27,500 रुपये। इसमें भी सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का यूज करें। ऐसा करने पे आपको 10% का इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने की फी जो आपकी 5,000 रुपये थी घट के 4,500 हो जाएगी। 6 महीने की फी 22,500 थी, वह घट के 20,250 हो जाएगी। 12 महीने की फी 27,500 थी, वह घट के 24,750 हो जाएगी। इसी तरीके से 24 महीने और 36 महीने में भी 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो अनअकैडमी ने एक कॉम्बैट सीरीज का प्रारंभ किया है। इसमें एक कॉन्टेस्ट है जिसमें 60 क्वेश्चन हैं और इतने मिनट्स हैं। इसमें आपको रैंक प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को विदित होगा कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो जून में, यानी 2021 की जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा, वो जून में निर्धारित हुई है। तो आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगभग 6 महीने या 6 महीने से कम ही अब आप लोगों के लिए लगभग रह गया है। तो तैयार हो जाइए यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। अनअकैडमी ने कुछ बाइलिंगुअल बैच का भी प्रारंभ किया है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से आज की क्लास प्रारंभ हो रही है। आज हम लोग वैदिक युग का अध्ययन करेंगे, तो इसे आप लोग शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें और व्यापक रूप से वैदिक युग पर एक समझ भी बनाएं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप लोग सादर आमंत्रित हैं आज की क्लास में। वैदिक युग का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो इस वैदिक युग के पहले, इस वैदिक युग के पूर्व में हमने सैंधव सभ्यता का अध्ययन किया था। इस वैदिक युग के पूर्व में हमने सैंधव सभ्यता का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? सैंधव सभ्यता का अध्ययन किया था। और सैंधव सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वह यह थी कि यह जो सभ्यता थी वह नगरीकृत सभ्यता थी और यहां के नगर बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। लेकिन उसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता है, यह वैदिक युग का इतिहास है। तो यह जो वैदिक सभ्यता है यह सैंधव सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। यहां हमें नगरों का उल्लेख नहीं मिलता। यहां हमें नगरों का उल्लेख नहीं मिलता। और एक बात आप लोग यह भी मानिए कि सैंधव सभ्यता का पता तो हमें वर्ष 1921 में चला था और वर्ष 1921 से पहले हम लोग इसी वैदिक युग के इतिहास का अध्ययन करते थे। यानी हम लोग 1500 बीसी के इतिहास को पढ़ते थे। यहीं से हम लोग इतिहास की शुरुआत करते थे। हम लोग इतिहास 1500 बीसी से करते थे। इतिहास को पढ़ना प्रारंभ 1500 बीसी से करते थे। और आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो सैंधव सभ्यता का इतिहास है, कई इतिहासकार ऐसे हैं जो इसकी उच्च सीमा को मानते हैं कि 3250 इसकी उच्च सीमा है, 3500 इसकी उच्च सीमा है। तो इसका मतलब यह है कि करीब करीब 1500 वर्ष और हम लोग पूर्व चले गए थे सैंधव सभ्यता के इतिहास को पढ़ने के लिए। तो ये हमारे लिए एक गौरवमयी बात थी। लेकिन अगर हम लोग वैदिक युग की बात करें
तो यह जो वैदिक युग का इतिहास है मुख्यतः है, इसको हम लोग दो खंडों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। दो खंडों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। पहला खंड है ऋग वैदिक युग और दूसरा खंड है उत्तर वैदिक युग। तो अगर ऋग वैदिक युग के इतिहास की हम लोग प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1500 बीसी में और इसकी समाप्ति हुई थी 1000 बीसी में। अब 1500 बीसी में इसकी समाप्ति क्यों हुई, इसका प्रारंभ क्यों हुआ और 1000 बीसी में इसकी समाप्ति क्यों हुई, इसको सोचिए आप लोग। और उत्तर वैदिक युग का प्रारंभ 1000 बीसी में क्यों हुआ और 600 बीसी में यह युग समाप्त क्यों हो गया। यहां से यूपीएससी में कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और क्वेश्चन किस रूप में होते हैं, क्वेश्चन इस रूप में होते हैं कि यह जो ऋग वैदिक युग के प्रारंभ की बात है, आखिर ये 1500 बीसी में प्रारंभ हुआ क्यों। यह तो सब लोग जानते हैं कि ऋग वैदिक युग की शुरुआत 1500 बीसी में हुई थी, क्यों। तो इसका भैया एक कारण सार्वभौमिक रूप से यह है कि हम लोग 1500 बीसी में सैंधव सभ्यता के पतन की सीमा को मानते हैं। यानी आप लोग देखेंगे तो सैंधव सभ्यता के जो पतन की उच्च सीमा है, इससे ज्यादा किसी भी इतिहासकार ने नहीं माना है। यानी कोई भी इतिहासकार यह नहीं मानता कि सैंधव सभ्यता का पतन 1400 बीसी में हुआ था या 1450 बीसी में हुआ था। इसीलिए अधिकतर इतिहासकारों ने यह माना कि जब सैंधव सभ्यता का पतन 1500 बीसी में हुआ था तो यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यहीं से ऋग वैदिक युग की शुरुआत हुई थी। इसका कारण यही है क्योंकि सैंधव सभ्यता के अंतिम अवस्था यही थी पतन की। इसके अलावा किसी भी इतिहासकार ने इससे उच्च सीमा को नहीं बताया है। तो इसीलिए ऋग वैदिक युग का प्रारंभ हुआ 1500 बीसी में। अब बात आती है कि ऋग वैदिक युग समाप्त क्यों हो गया 1000 बीसी में। तो ऋग वैदिक युग के 1000 बीसी में समाप्त होने का एक बड़ा कारण यह है कि 1000 बीसी में आप लोग देखेंगे तो हमें लोहे का ज्ञान मिलने लगता है। किसका ज्ञान? लोहे का ज्ञान मिलने लगता है, आयरन, लोहा। 1000 बीसी के पूर्व हमें कहीं भी लोहे का ज्ञान नहीं मिलता है। और लोहे का ज्ञान यह जो मिलता है यह ऋग वैदिक युग के साहित्यों में मिलने लगता है। कहां मिलने लगता है? अधिकतर साहित्यों में मिलने लगता है। साहित्यों के अलावा आप लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक युग जब प्रारंभ हुआ 1000 बीसी में और ऋग वैदिक युग जब समाप्त हुआ 1000 बीसी में, तो 1000 बीसी में ही एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है अतरंजी खेड़ा। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अतरंजी खेड़ा, यह जो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, यहीं से सर्वप्रथम हमें लोहे का ज्ञान मिलता है। किसका ज्ञान मिलता है? लोहे का ज्ञान मिलता है अतरंजी खेड़ा से। और कब मिला लोहे का ज्ञान? तो 1000 बीसी में मिला। इसके पहले कहीं भी हमें लोहे का कोई भी साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो लोहे का ज्ञान अतरंजी खेड़ा नामक जगह से मिला। यह जगह कहां है? एटा जिले में है। एटा कहां है? तो आप कह दीजिए कि यह उत्तर प्रदेश प्रांत में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब लोहे का ज्ञान यह जो था वो पहली बार मिला और अतरंजी खेड़ा से मिला। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि लोहे का ज्ञान एक विभाजक के रूप में हमारे सामने आया। तो विभाजक के रूप में हमारे सामने आया, इसीलिए हम लोग यह मानते हैं कि 1000 बीसी में यह जो ऋग वैदिक युग का इतिहास है यह समाप्त हो चुका था।
आइए उत्तर वैदिक युग के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये 1000 बीसी में क्यों प्रारंभ हुआ और 600 बीसी में क्यों समाप्त हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, कथन कारण का क्वेश्चन यहां से बनता है और ये काफी कंसेप्चुअल होता है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना है आप लोगों को। तो उत्तर वैदिक युग के 1000 बीसी में प्रारंभ होने का दो कारण है और दोनों कारण एक दूसरे से तादात्म्य रखता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यह जो 1000 बीसी से उत्तर वैदिक युग प्रारंभ हो रहा है, तो पहला कारण तो यही है कि ऋग वैदिक युग समाप्त हो गया 1000 बीसी में, इसलिए यह उत्तर वैदिक युग प्रारंभ हो गया 1000 बीसी में। लेकिन 1000 बीसी में समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि लोहे का ज्ञान मिलता है, तो लोहे का ज्ञान 1000 बीसी में मिलने लगता है, इसलिए माना जाता है कि उत्तर वैदिक युग का प्रारंभ 1000 बीसी में हुआ। और दूसरा, 1000 बीसी में ऋग वैदिक युग समाप्त होता है, इसलिए माना जाता है कि उत्तर वैदिक युग की शुरुआत 1000 बीसी से हुई। अब बात आती है इसकी समाप्ति की। 600 बीसी में यह समाप्त हो रहा है, तो 600 बीसी में यह समाप्त हो रहा है, इसका कारण क्यों है भैया? आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए कि 600 बीसी में यह समाप्त हो गया क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, आप लोग समझिए इसको। तो आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह जो भारत है ना, यहां पे मैं आपको बना दे रहा हूं भारत, इस भारत का आप लोग देखेंगे तो यह जो मध्य क्षेत्र यहां से यहां का है, ये क्षेत्र जब आप देखेंगे तो यह क्षेत्र मध्य भारत का आपको दिख रहा होगा, उत्तर भारत का दिख रहा होगा और पूर्वी भारत का दिख रहा होगा। और मुख्यतया यह क्षेत्र आपको दिख रहा होगा किस नदी घाटी का? आप लोग देखेंगे तो यह क्षेत्र मुख्यतया आपको दिख रहा होगा गंगा नदी घाटी का। किसका क्षेत्र दिख रहा है? गंगा नदी घाटी का। अब समय है 600 बीसी का और 600 बीसी में इस गंगा नदी घाटी में शुरुआत हुई थी भारत में द्वितीय नगरीकरण की। किसकी शुरुआत हुई थी? द्वितीय नगरीकरण की। भारत में दूसरी बार नगरीकरण की अवस्था आई, अर्बन रिवॉल्यूशन आया। यह जो नगर उत्पन्न हुए थे, यह क्रांति का रूप धारण कर चुके थे। पहली बार हमने आपको बताया कि जो नगरों की स्थिति भारत में देखने को मिली थी, वह सैंधव सभ्यता में देखने को मिली थी। दूसरी बार जो नगरों की स्थिति भारत में देखने को मिली थी, वह 600 बीसी में देखने को मिली थी। और कहां देखने को मिली थी? गंगा घाटी में देखने को मिली थी। तो यह भी एक विभाजक के रूप में उभर कर हमारे सामने आया था। इसलिए जो उत्तर वैदिक युग की अंतिम सीमा है, उसको इतिहासकारों ने क्या माना? 600 बीसी में माना। क्योंकि 600 बीसी में ही यह मध्य भारत में या उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में मिला के नगरीकरण की अवस्था आई थी, और यह नगरीकरण की अवस्था गंगा घाटी में आई थी। तो 600 बीसी में उत्तर वैदिक युग की समाप्ति हो गई थी, और समाप्ति का कारण है द्वितीय नगरीकरण। और इस द्वितीय नगरीकरण का मूल कारण क्या है? द्वितीय नगरीकरण का मूल कारण जो है वह यही लोहा है। अब इस लोहे का व्यापक रूप से, अभी तो यहां पे तो साक्ष्य मिला था, यहां पे तो एविडेंस मिला था, लेकिन 600 बीसी तक आते आते लोगों ने व्यापक रूप से इस लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और लोहे का प्रयोग किसके रूप में किया? हल के रूप में किया, हल का फाल बनाने के रूप में किया। अब लोहे का फाल बनाया और फाल से अपने खेतों में गहरी जुताई की, और गहरी जुताई की तो उनकी जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ हो गई। जब अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी भूमि, तो निश्चित रूप में उसमें जो उत्पादन होगा वह अधिक होगा।
अब वह जो उत्पादन था वह बचत के रूप में भी इस काल के लोगों के पास में आया। हो सकता है इस काल में हम लोग भी रहे हो, यानी अधिशेष के रूप में आया। अब अधिशेष के रूप में आया तो उसको हम लोग बेचने भी लगे, बेच के अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करने लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपने घरों को क्या बनवाया, ईंट से बनवाना प्रारंभ कर दिया, उस पर पॉलिश करवानी शुरू कर दी, चमकीली पॉलिश करवानी शुरू कर दी। इसी तरीके से फिर बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। तो ये है द्वितीय नगरीकरण की अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वैदिक युग से संबंधित, उसकी शब्दावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने यहां पे रखा है। तो इसको ध्यानपूर्वक कंठस्थ करना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक शब्द की, वैदिक शब्द, तो अगर हम लोग देखें तो यह जो वैदिक शब्द है ये वेद धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की वेद धातु से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मूल्यवान है, ध्यान से समझिएगा। जो वैदिक शब्द है, वैदिक युग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो समझते हैं उसके बारे में। जो वैदिक शब्द है ये वेद धातु से बना हुआ है। और इस वेद का अर्थ क्या होता है? इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक। नेक्स्ट, इसके अलावा यह जो वैदिक युग है, इस वैदिक युग में अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्यतः वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वैदिक युग का कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक इतिहास नहीं है। इसका जो इतिहास है वो सांस्कृतिक है। मुख्यतः इसमें हम साहित्यों का अध्ययन करते हैं। तो अब बात आती है कि जो वैदिक संस्कृति है, इस वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो आप कहिए कि इस वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। कौन था? आर्य थे। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, महान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, बौद्धिक होता है, योग्य होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ये सारे अर्थ होते हैं। आगे ध्यान रहे आप लोगों को विदित रहे कि आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं है। स्पीशीज से इसका कोई मतलब नहीं है। कैसा शब्द है? भाषा सूचक शब्द है। इसका किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रजाति से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आप भी आर्य हो सकते हैं, हम श्रेष्ठ हैं तो हम भी आर्य हो सकते हैं। कोई और श्रेष्ठ है जिसमें पांडित्य है, जो बौद्धिक है, जो इंटेलेक्चुअल है, वही आर्य है। तो यह भाषा सूचक शब्द है, यह जाति या प्रजाति सूचक नहीं है। नेक्स्ट, अगर आर्यों के बारे में देखें तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जैसे यह आपके सामने जो लिखा हुआ है यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्य थे, आर्यों को किसी लिपि का ज्ञान नहीं है। आर्यों को किसी लिपि का ज्ञान नहीं है, तो ये लिखते नहीं थे। मतलब लिपि का ज्ञान होगा तभी तो ये लिखेंगे। जैसे यहां पे आप लोगों के सामने ये चीजें लिखी हुई हैं, तो लिपि का ज्ञान था नहीं, तो यानी यह लिख नहीं पाते थे। तो क्या करते थे? वे अपने ज्ञान को सुन सुनकर एक दूसरे को पहुंचाते थे, एक दूसरे तक पहुंचाते थे।
इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया है। इसको समझिए, इस लाइन को। लिपि का ज्ञान नहीं था तो लिख नहीं पाते थे, तो इनके ज्ञान का स्रोत क्या था, इनके अध्ययन का स्रोत क्या था? तो वैदिक युग के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो यहां पे जो शिक्षा थी वो वोकल थी। यहां पे जो शिक्षा थी वो क्या थी? वो वोकल थी। यहां पे शिक्षा की जो पद्धति थी वो गुरुकुल की पद्धति थी। लोग वन में जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वह शिक्षा देने का काम करते थे। जैसे विश्वामित्र ऋषि हो गए, जैसे वशिष्ठ ऋषि हो गए, जैसे सुदास ऋषि हो गए, जैसे भारद्वाज ऋषि हो गए, जैसे काण्व ऋषि हो गए, जैसे अंगिरा ऋषि हो गए, जैसे ग्रत ऋषि हो गए। ये सब शिक्षा देने का काम करते थे। तो शिक्षा किस रूप में देते थे? इस रूप में नहीं देते थे कि भाई ये किताब ले लीजिए, ये कॉपी ले लीजिए, इसमें लिखिए और इसको पढ़ लीजिएगा, घर जाइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास ज्ञान होता था और वह ज्ञान ये भी सुन सुनकर ही किसी दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति से प्राप्त करते थे और इसको दूसरे यानी अपने शिष्यों को सुनाते थे। अब शिष्य के पास यह ज्ञान आ गया तो वह शिष्य दूसरे को कन्वर्ट कर रहा है, फिर वह शिष्य बन गया तो वह दूसरे को, यानी सुन सुनकर। जैसे आप लोग यहां पे सुन रहे हो तो सुन के कुछ ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब किसी दूसरे को सुना दिया। इसी को कहते हैं वोकल एजुकेशन। सुन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि जो वैदिक साहित्य हैं उनको श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया। कैसे? इसको ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे, वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में तो इसमें वेद आते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन वेदों के आरण्यक ग्रंथ हैं, इन वेदों के उपनिषद ग्रंथ हैं। अब इनको श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। अभी ये इस काल में आप लोगों के सामने ये बुक के फॉर्मेट में नहीं थे, किताब के फॉर्मेट में नहीं थे। इस काल के ऋषियों मुनियों को ये जो साहित्य थी वो याद थी। जैसे आपको कोई अध्याय याद हो गया, किसी को पूरी किताब याद हो गई, किसी को पूरी कहानी याद हो जाती है और उसको वह सुना देता है। तो इस काल के ऋषियों मुनियों को किसी को ऋग्वेद याद है तो किसी को चारों वेद याद हैं, तो किसी को ब्राह्मण ग्रंथ याद है तो कोई उपनिषद याद है, और उसकी शिक्षा वह दूसरे को प्रदान कर रहा है। कैसे? बोल बोल के, यानी शिक्षा वो दे रहा है और जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो सुन सुन के शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से जाना गया। यह बात आप लोगों के समझ में मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से आ गई होगी। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि यह जो ऋग वैदिक युग का इतिहास है और ऋग वैदिक युग की संस्कृति है, अगर हम लोग इसके निर्माता की बात करें, इस संस्कृति के निर्माता की बात करें, तो इस संस्कृति के निर्माता कौन हैं? आर्य हैं। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। और यह है, हमने आपको पहले ही बताया कि यह प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, यह भाषा सूचक शब्द है। अब बात आती है कि ये जो आर्य थे ये कहां के निवासी थे? यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस से ये आपका यहां पे भाग हुआ, ये खंड हुआ, ये हेडिंग हुई। यहां से आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कैसा बनता है? कूट के रूप में क्वेश्चन बनता है।
क्योंकि बात आती है कि ये जो आर्य थे ये कहां के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे आर्य। तो अगर हम लोग इनके आवास की बात करें या निवास स्थल की बात करें, तो इनके निवास स्थल पर या इनके आवास पर आज भी जो इतिहासकार हैं उनके बीच में एक मतता हासिल नहीं है। यानी कि अगर हम लोग माने कि आर्यों का जो निवास था वह ब्रह्मर्षि देश था, अगर हम लोग माने कि आर्यों का जो निवास स्थल था वह ब्रह्मर्षि देश था, तो केवल हम लोग ही मानते हैं, अन्य इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मर्षि देश नहीं था, मध्य देश था। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, ब्रह्मावर्त देश था, कोई कहेगा मध्य एशिया था, कोई कहेगा तिब्बत था, तो कोई कहेगा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव था, तो कोई कहेगा जर्मनी था। तो विभिन्न इतिहासकार आर्यों के मूल निवास स्थान को विभिन्न प्रदेश बताते हैं, और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कूट के रूप में बनता है, वह सूची के रूप में बनता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि वे कौन कौन से विद्वान हैं जो आर्यों के परिप्रेक्ष्य में या उनके निवास स्थल के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को बताते हैं। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको इसी रूप में आपको याद करना है। जैसे यहां पे एक तरफ क्षेत्र लिखा हुआ है और दूसरी तरफ विद्वान का नाम लिखा हुआ है। तो एक क्षेत्र है भैया यहां पे, पहला क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। तो पहले तो आपको यह समझ लेना है कि सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का निवास स्थान किसने बताया। तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का निवास स्थान अविनाश चंद्र दास ने बताया। किसने बताया? अविनाश चंद्र दास ने बताया। और इन्हीं के साथ में एक इतिहासकार और हैं जिनका नाम है संपूर्णानंद। क्या नाम है? संपूर्णानंद। ये इतिहासकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो संपूर्णानंद साहब ने भी अविनाश चंद्र दास साहब का क्या किया था? सपोर्ट किया था और कहा था कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहां के निवासी थे? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश कहां था? तो आप लोग देखेंगे इस सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में, तो मैं आपको यहां पे ये दिखा दे रहा हूं। सप्त सैंधव प्रदेश, ये भारत का आपको यहां पे नक्शा मिल रहा है, और ये जो आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यही है सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश उसे कहते हैं जो 7 नदियों से सिंचित था, यानी 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना गया था। अब बात आती है कि ये 7 नदियां कौन सी हैं, तो आप यहां पे नोट कर लीजिए ये 7 नदियां कौन सी हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 3 नदियों का नाम सा से प्रारंभ होता है। याद करने का एक बेहतर तरीका आप लोगों के सामने है। सा से प्रारंभ होता है, तो पहली जो नदी हुई सा से, उसका नाम है सरस्वती नदी। दूसरी जो नदी हुई वह सिंधु नदी हुई, सिंधु नदी हुई। तीसरी जो नदी हुई सा से, उसका नाम है सतलज नदी, सतलज नदी। ये 3 नदियां सा से हो गई। 4 अन्य नदियों का आपको नाम याद करना है। तो इसमें आपको चौथी नदी कौन सी मिल रही है? रावी। इस रावी का नाम आधुनिक रावी है, जबकि इसका प्राचीन नाम क्या था? पुरुषणी था। मैं आपको नदियों का इतिहास वैदिक युग में इकट्ठा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। कौन सी उपयोगी नदी थी, कौन सी महत्वपूर्ण नदी थी, कौन सी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नदी थी, कौन सी सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है, पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। इसको बस थोड़ा सा आपको समझना है। रावी है, और 5वीं नदी कौन सी है? व्यास है। व्यास का मतलब विपाशा। विपाशा का मतलब ये नहीं विपाशा बसु जो अभिनेत्री हैं, विपाशा नदी है।
और छठवीं नदी कौन सी है? रावी, ब्यास। छठवीं नदी है चिनाव। चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। और एक सातवीं नदी है झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बेतस्ता। बेतस्ता यानी झेलम। तो ये 7 नदियां हो गई, सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम। आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए, इसको कभी भूलिएगा मत। 3 को पहले याद कीजिए, सरस्वती, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम। रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम। सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम। तो यही है सप्त सिंधु प्रदेश। यहीं पे आर्य निवास करते थे और फिर इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। यह इनका मूल निवास स्थान था। कौन कहता है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद साहब कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्षेत्र कौन सा है? अगला क्षेत्र है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश का मतलब क्या है? तो ब्रह्मर्षि देश को माना है किसने? गंगानाथ झा साहब ने माना है। शॉर्ट में देखेंगे तो यहां पे आपको जीएन झा भी लिखा हुआ मिल सकता है, जीएन झा भी लिखा हुआ मिल सकता है। और ये जो गंगानाथ झा साहब हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनके नाम से आज भी जीएन झा नामक हॉस्टल है, छात्रावास है। और मैं आपको बता दूं कि करीब 2000 के बाद, उसके पहले भी और 2005 तक इस हॉस्टल से आयुष की लाइन लगती थी, ऐसे 100 की लाइन लगती थी। यह इतना प्रसिद्ध हॉस्टल था। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, आज भी है, लेकिन उतना नहीं है। तो सबका एक समय होता है, आपका भी एक समय आएगा जो आपके जीवन के चरमोत्कर्ष को लाएगा। उसी तरीके से यह जीएन झा हॉस्टल का भी चरमोत्कर्ष था आयुष के परिप्रेक्ष्य में। तो इन्होंने ब्रह्मर्षि देश को माना। ब्रह्मर्षि देश क्या है? यहां पे देखिए, ये फिर हमने भारत का नक्शा बना दिया और आप लोग देखेंगे तो ये गंगा नदी का क्षेत्र यहां पे दिख रहा है। तो गंगा नदी के अलावा आपको यहीं पे जमुना नदी का भी क्षेत्र आपको पूरी तरीके से दिख रहा है। और ये आप लोग देखेंगे कि इलाहाबाद में यहां पे जमुना जी मिल जा रही हैं, किससे? गंगा नदी से मिल जा रही हैं। तो ये गंगा और जमुना नदी का जो संयुक्त प्रदेश है, इसी को हम लोग ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते हैं। और इसको आर्यों का ओरिजिनल आवास किसने बताया था? जीएन झा साहब ने बताया था। नेक्स्ट, एक अन्य क्षेत्र है जिसका नाम है कश्मीर। और कश्मीर के बारे में एक विदेशी इतिहासकार प्रोफेसर एल.डी. कल्ला साहब ने कहा कि जो आर्य थे वो कहां के निवासी थे? वो कश्मीर प्रदेश के निवासी थे। और कश्मीर प्रदेश को आप लोग जानते ही हैं कि ये आपका कश्मीर प्रदेश है। इसके अलावा तिब्बत, इसको याद रखना आप लोग ध्यानपूर्वक। तिब्बत प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान किसने बताया? तो आप लोग कह दें कि दयानंद सरस्वती ने बताया। अब बात आती है कि दयानंद सरस्वती ने अपने किस ग्रंथ में बताया कि तिब्बत आर्यों का निवास स्थान था? किस ग्रंथ में बताया? कौन बता सकता है? जल्दी से बताइए। दयानंद, वेट कर रहा हूं आप लोगों का। दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ में बताया? जल्दी से बताइए, कौन कौन बताने वाला है? तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बताया। किसमें बताया भैया? सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह तिब्बत प्रदेश था। क्या था? तिब्बत प्रदेश था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे और बताना है, मैं देखूंगा, बताइए आप लोग। आपको विकल्प देता हूं, 4 विकल्प यहां पे मैं आपको दे रहा हूं। ए विकल्प दे रहा हूं, यहां पे बी विकल्प भी दे रहा हूं, यहां पे सी विकल्प भी दे रहा हूं और यहां पे डी विकल्प। और ये आपका एक तरीके से क्या बन गया? यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया। किससे संबंधित क्वेश्चन बन गया? सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित। अब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग, कि सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में लिखा था? किस लैंग्वेज में लिखा था? पहला है गुजराती, पहला है गुजराती, दूसरा है संस्कृत। किस भाषा में लिखा था? दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल
और चौथा है हिंदी। किस भाषा में लिखा था? सारे विकल्प आपके सामने हैं, अब आपको बताना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया कई बार का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, किस भाषा में लिखा था दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को? ए विकल्प में है गुजराती भाषा में लिखा था, बी विकल्प में है संस्कृत भाषा में लिखा था, सी विकल्प में है तमिल भाषा में लिखा था, और डी विकल्प में है हिंदी भाषा में लिखा था। तो इसको लिखा था दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में, आप लोगों ने बताया, लेकिन इसको लिखा था किस भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा था। कंठस्थ कर लीजिएगा, बोलिएगा मत। और इसी सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बताया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह तिब्बत प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं, डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी। तो ये डेन्यूब नदी घाटी आप लोग देखेंगे तो इसको आर्यों का निवास स्थान बताया था किसने? पी गाइल्स साहब ने बताया था। किसने बताया था? पी गाइल्स साहब ने आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब नदी घाटी बताया था। अब इसमें देखिए कूट में कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक तरफ ऐसे ही सूची 1 दे देगा, एक तरफ सूची 2, और कह देगा मिलाइए कौन सा प्रदेश कौन सा इतिहासकार बताता है इसमें। तो मिलाने के लिए आपको दे देगा और इसी में कहेगा कि कौन एक गलत है और सही मिलाइए, तो सही मिला ही है, और गलत इसी में से बदल देगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये जो क्वेश्चन बनता है ये सामान्य क्वेश्चन नहीं रह जाता, ये विशेष क्वेश्चन हो जाता है, और इसको आप लोग पढ़ने पे यानी याद करने पे ही कर सकते हैं, अंततोगत्वा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जर्मनी प्रदेश है, तो जर्मनी प्रदेश के बारे में आर्यों का निवास स्थान किसने बताया था? एक इतिहासकार हैं पति पत्नी के रूप में, हर्ट और पेन का। ये हर्ट साहब हैं और ये इनकी पत्नी साहब। इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो जर्मनी प्रदेश के निवासी थे। इसके अलावा आर्यों के बारे में और कहा गया कि आर्य रूस के निवासी थे, और यह प्रसिद्ध इतिहासकार गार्डन चाइल्ड साहब ने बताया है, जो सैंधव सभ्यता के भी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। बहुत कुछ जानकारी इन्होंने सैंधव सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में दी है। आगे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आज कहां है? तो आज कहिए कि यह बैक्टीरिया अफगानिस्तान में है। यह है जो बैक्टीरिया है यह आज कहां है? तो यह अफगानिस्तान में है, यानी मध्य एशिया में है। मध्य एशिया में है तो इसको आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया? प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब ने बताया। किसने बताया? प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब। ये याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स मूलर का। मध्य एशिया बताया यानी अफगानिस्तान बताया यानी बैक्टीरिया बताया। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण और है, इसको भी याद करना है आप लोगों को। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या है? उत्तरी ध्रुव का मतलब है नॉर्थ पोल। किससे मतलब है उत्तरी ध्रुव से? नॉर्थ पोल से इसका मतलब है। तो उत्तरी ध्रुव आर्यों का निवास स्थान था, यह किसने बताया? तो प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाल गंगाधर तिलक साहब ने आर्यों का जो ओरिजिनल होम था उसके बारे में बताया कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और यह बाल गंगाधर तिलक ने किस अपने साहित्य में बताया था? गीता में बताया था क्या? गीता रहस्य में बताया था क्या? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य, इसमें बताया था क्या? नहीं। तो किस में बताया था? आइए देखते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्यंस। इसी पुस्तक में द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, यह इनकी यानी तिलक साहब की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक साहब ने बताया कि इनका जो निवास था वो आर्कटिक प्रदेश था।
और आर्कटिक प्रदेश से तादाद में उत्तरी ध्रुव से स्थापित किया जाता है या नॉर्थ पोल से स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला पहलू है आर्यों का आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में। ये महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से क्वेश्चन बने हैं, बनते भी हैं, चूंकि कठिन है इस परिप्रेक्ष्य में। आर्यों का अभिलेखीय और भौगोलिक साक्ष्य, यानी जो आर्य थे वो भाषा भाषी थे, उन्होंने आर्य संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। अब ये जो आर्य थे इनका कहां कहां से भौगोलिक साक्ष्य मिलता है और कहां कहां से अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। जो आर्य हैं इनका कहां कहां से भौगोलिक साक्ष्य मिलता है, कहां कहां से अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, यह आपके परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। तो आर्यों का जो एक साक्ष्य मिलता है वो बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। ध्यान से समझिएगा इसको। आर्यों का जो एक साक्ष्य मिलता है वह बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है आपके, बोगस कोई अभिलेख। और यह जो बोगस कोई अभिलेख है इस पर यह भी लिखा गया है कि यह अभिलेख 1400 बीसी का है, यानी 1400 ईसा पूर्व का है। और इस अभिलेख के बारे में हम लोग बात करें, यानी बोगस कोई अभिलेख के बारे में बात करें तो यह मिला कहां से है, तो आप कहिए आधुनिक तुर्की से मिला है। आधुनिक तुर्की से मिला है। कहां से मिला है? आधुनिक तुर्की से मिला है, जो मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया के रूप में स्थापित था, जो बेडेनटाइन साम्राज्य की राजधानी था कुस्तुनतुनिया, वहीं से मिला हुआ है। अब इसमें बात आती है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में। यह जो बोगस कोई अभिलेख है यह 1400 बीसी का है और यह मिला कहां से है? तुर्की से मिला हुआ है। तुर्की का क्षेत्र आप लोग देखेंगे तो एशिया यानी मध्य एशिया और यूरोप से बिल्कुल लगा हुआ है। यूरोप के इटली से बिल्कुल लगा हुआ है, आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, बाउंड्री है। और यूरोप के लोग यहीं से होकर भारत आते थे, यह स्थलीय मार्ग भी था। अब इसमें उल्लेख मिलता है दो कबीलों के बारे में। उन कबीलों का नाम क्या है आपको याद रखना है। क्या नाम है उन कबीलों का? दो कबीलों का उल्लेख मिलता है इसमें। एक कबीले का नाम है खत्ती और दूसरे कबीले का नाम है मितन्नी। अब ये जो दोनों कबीलों के लोग थे यहाँ के, ये काफी महत्वाकांक्षी थे और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इन लोगों में आपस में कंट्रोवर्सी हुई और फिर फाइट होने लगी। अब जब फाइट हो गई तो बाद में इन दोनों कबीलों के बीच में एक समझौता हुआ। यही होता है, जब हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं तो फिर शांत होते हैं, और जब शांत होते हैं तो एक समझौता होता है। अब उस समझौते के रूप में कहा गया या इन दोनों के बीच में एक संधि हुई और इस संधि में कुछ लोग साक्षी के रूप में थे और साक्षी के रूप में कुछ वैदिक देवता भी थे। और जब वैदिक देवता थे तो उन वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, और नाम का उल्लेख मिलता है इसीलिए कहा जाता है कि ये वैदिक देवताओं का अभिलेखीय साक्ष्य है। तो खत्ती और मितन्नी कबीले में जो संधि या समझौता हुआ उसमें साक्षी के रूप में कुछ वैदिक देवता भी थे। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इंद्र का नाम आता है। किसका नाम आता है? इंद्र का नाम आता है। इंद्र को ही हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं, और आप लोग देखेंगे तो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंद्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। पुरंदर का मतलब क्या है? पुरंदर का मतलब है किलों को नष्ट करने वाला, और इंद्र को ही हम लोग सोमापा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोमापा, सोमपान करने वाला। ये जो सोमपान है ये एक तरीके से ड्रंक है, और यह मिलता कहां है? यह ऋग्वेद में उल्लेखित मूजवंत पर्वत पर मिलता है, मूजवंत चोटी पर मिलता है। इस
पेय का पान करता था आपका ऋग्वैदिक देवता जिसका नाम था इंद्र, जो सबसे प्रतापी देवता था ऋग्वेद का। प्रतापी देवता इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख 250 बार इसी इंद्र का मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण यही देवता है। दूसरे और देवता का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है मित्र, और तीसरे देवता का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है वरुण, और चौथे देवता का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है नासत्य। अब आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा कि इस बोगस कोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता? तो चार है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, और यहीं पे आपको विकल्प के रूप में क्या दे देगा? विकल्प के रूप में अग्नि दे देगा, और कहेगा किसका उल्लेख नहीं मिलता है भैया। तो ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन और बहुत कठिन क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता। किसका किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र का उल्लेख मिलता है, मित्र का उल्लेख मिलता है, वरुण का उल्लेख मिलता है, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह कई बार पूछा गया है कि इसमें इंद्र, मित्र, वरुण तो आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन नासत्य नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये बोगस कोई का जो नासत्य देवता है, इसकी पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की जाती थी। अश्विन देवता से की जाती थी। किससे की जाती थी? अश्विन देवता से की जाती थी, जिसका रथ बकरे खींचते थे। जिसका रथ बकरे खींचते थे, ये वही अश्विन देवता हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। तो यहां पे हम लोगों ने इस बोगस कोई अभिलेख को पढ़ा। ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। कहां से मिला है? तुर्की से मिला है। एक समझौते का उल्लेख है। यह समझौता हुआ है खत्ती और मितन्नी कबीलों के बीच में। इसमें साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवता रहे थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, याद कर लीजिए इसको। और नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट में भी आपको कुछ अभिलेख यहां पे दिए हुए हैं। एक अभिलेख मिला है इराक से। कहां से मिला हुआ है? इराक से मिला हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कसाइट अभिलेख बोलते हैं। यह अभिलेख मिला हुआ है 1600 ईसा पूर्व का है ये अभिलेख, और इसमें भी आर्यों के नामों का उल्लेख मिलता है, यानी आर्यों के देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? आर्यों का उल्लेख मिलता है, यानी श्रेष्ठ लोगों का उल्लेख मिलता है। कसाइट अभिलेख याद रखना। कसाइट अभिलेख कहां से मिला है? तो इराक से मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट एक और है। यह अभिलेख मिला हुआ है कहां से? सीरिया से मिला हुआ है, आधुनिक सीरिया से। और सीरिया से मिले अभिलेख को हम लोग मितन्नी अभिलेख के नाम से जानते हैं। मितन्नी अभिलेख के नाम से जानते हैं। और यह भी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है, और इसमें भी आर्यों का उल्लेख मिलता है। तो 3 विदेशी अभिलेख हमने आपको बताए। पहला बोगस कोई अभिलेख, दूसरा कसाइट अभिलेख जो इराक से मिला है, और तीसरा मितन्नी अभिलेख जो सीरिया से मिला है, और बोगस कोई अभिलेख तुर्की से मिला है। 3 अभिलेखों को याद कर लेना है आप लोगों को। बोगस कोई अभिलेख, कसाइट अभिलेख, मितन्नी अभिलेख। बोगस कोई तुर्की से, कसाइट इराक से, और मितन्नी सीरिया से। तीनों की खास बात यह है कि तीनों में आर्यों का उल्लेख मिलता है, या वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, यह कॉमन बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अभिलेखों की चर्चा तो हमने कर ली, अब आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अब वैदिक युगीन साहित्य में उल्लेख मिलता है, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, कि आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया, तो आर्यों ने अगर भारत में प्रवेश किया होगा तो इस उत्तरी सीमा से प्रवेश किया होगा या पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया होगा? तो उत्तरी सीमा से प्रवेश किया तो आर्य आए और रुके, रुकने के बाद में वहां पे अपनी संस्कृति की स्थापना की, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, और फिर आगे बढ़े। इसी भौगोलिक क्षेत्र के इतिहास को आपको समझना है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो पूरी तरीके से तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या है?
तो जो आर्यों का पहला भौगोलिक क्षेत्र था वो था सप्त सैंधव प्रदेश। अब आप लोगों ने देखा है यही है सप्त सैंधव प्रदेश, जो 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश था, यही है सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों ने जब भारत में एंट्री की, कहीं से भी एंट्री की, तो ये पहले सप्त सैंधव प्रदेश में भी निवास करने लगे थे और इस क्षेत्र पर जब अपना कब्जा कर लिया तब आगे बढ़े। ये वही सप्त सैंधव प्रदेश है जो 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम 7 नदियां शामिल हैं। इसके बाद में अगर आर्यों के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो आर्य आगे बढ़े यहां से सप्त सैंधव प्रदेश से और इसके थोड़ा सा नीचे आए। यह जो प्रदेश है यह हरियाणा का प्रदेश, इसे समझिए आप लोग, और इसे आप लोग समझिए कुरुक्षेत्र का मैदान जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। और यह आर्यों का दूसरा निवास स्थान था, भारत में आर्यों का दूसरा निवास स्थान था। और वैदिक युगीन भाषा में इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मावर्त प्रदेश कहां था? हरियाणा में था। हरियाणा में कहां था? आप कहिए कुरुक्षेत्र में था। यही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी का लेवल यहां पे स्टैंडर्ड किया है, बहुत सारी क्वालिटी को काफी मेंटेन किया है और करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको आप लोग समझते रहिएगा। ये सब पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, ये बहुत कंसेप्चुअल हैं, बहुत बेसिक्स भी हैं। हम इसको नहीं जानेंगे तो हमारे इतिहास समझ में नहीं आएगा। कहां पे इस क्षेत्र पर अधिकार किया आप लोग देखेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है। फिर पूरी तरीके से उत्तरी क्षेत्र पर लगभग अधिकार कर लिया आर्यों ने। अब आगे और बढ़ते हैं आर्य, यहां से हरियाणा से आगे बढ़ते हैं आर्य। तो आगे बढ़ेंगे तो ये जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र आपको दिख रहा है या यमुना नदी घाटी का क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस पर आर्यों ने अधिकार किया। और जब इस पर आर्यों ने अधिकार किया तो कहा गया कि यह प्रदेश कौन सा प्रदेश है? यह प्रदेश आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि यह प्रदेश ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पहले आर्य कहां थे? सप्त सैंधव प्रदेश में थे। फिर कहां थे? ब्रह्मावर्त प्रदेश में थे। फिर आर्य कहां थे? ब्रह्मर्षि देश में थे। आर्यों ने इस क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया तो लगभग आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर भारत के क्षेत्र पर आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया। अब आर्य आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग। ये ब्रह्मर्षि प्रदेश आपका, इस पर कब्जा हमने करा दिया आर्यों का। अब आर्य आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आप लोग देखेंगे कि आर्य पहुंचते हैं इस मध्य देश में, यानी भारत का जो मध्य क्षेत्र है इसको किसके नाम से जाना गया? इसको मध्य देश के नाम से जाना गया। और इस मध्य देश को उत्तर में और दक्षिण में जो विभाजन करने वाली रेखा है, यह पर्वतमाला है, उसको आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला है। यानी एक तरीके से आप लोग देखेंगे कि यहां पे ये जो सप्त सैंधव प्रदेश हमने आपको बताया, ब्रह्मावर्त प्रदेश हमने आपको बताया, यह ब्रह्मर्षि देश हमने आपको बताया, पूरा उत्तर भारत है, यानी हिमालय से लेके इस विंध्याचल पर्वतमाला तक आर्यों ने कब्जा कर लिया। और यहां पे मध्य देश पे अब कब्जा कर लिया आर्यों ने। तो पूरा एक तरीके से उत्तर भारत आर्यों के कब्जे में आ गया। और जब इस संपूर्ण उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया आर्यों ने तो इसको किसके नाम से जाना गया? इसको आर्यावर्त प्रदेश के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? आप संपूर्ण रूप से सभी क्षेत्र को किसके नाम से जाना गया? आर्यावर्त प्रदेश के नाम से जाना गया। 3-4 प्रदेशों के नाम हमने बताए आपको। सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा जो हरियाणा में ब्रह्मावर्त प्रदेश था कुरुक्षेत्र में, तीसरा ब्रह्मर्षि देश था,
चौथा ये मध्य देश हुआ। अब इन सबों पे जब कब्जा कर लिया आर्यों ने, तो इसको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना गया? तो इसको संयुक्त रूप से आर्यावर्त प्रदेश के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? आर्यावर्त प्रदेश के नाम से जाना गया। यह क्या था? यह आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। क्या था? आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। तो यह है आपका आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र हुआ। इसके पहले हम लोगों ने आर्यों का अभिलेखीय साक्ष्य पढ़ा था, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था उत्तर वैदिक युग और ऋग वैदिक युग के परिप्रेक्ष्य में। अब आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त हो रही है। आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त हो रही है। तो आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से इसका आप लोग रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।